तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। केतु पे कुछ चर्चा करेंगे आज। केतु, जैसा कि आप जानते हैं, राहु का ही दूसरा भाग होता है। यानी राहु शर है तो केतु बचा हुआ धड़ है। और केतु भी राहु की तरह एक मिस्टीरियस प्लेनेट है। लेकिन राहु का जो स्वभाव है और केतु का जो स्वभाव है, उसमें बहुत अंतर होता है। केतु को अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहें तो राहु जो है आवाज है, और उस आवाज के बाद जो शून्यता आती है वो केतु है। जैसे एक पटाखा चलाया आपने दिवाली में, बड़ी जोर से आवाज हुई पटाखे की, वो राहु है। और उसके बाद एक शून्यता आती है जिसमें कान सुन्न हो जाता है, वो केतु है। तो केतु शून्य है। केतु आपका बीता हुआ अतीत है। राहु जो है आपका आने वाला भविष्य है, यानी सामने है आपको। राहु डिजायर है, यानी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं। केतु शून्य है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। कारण यह है कि केतु का सर है नहीं, केतु को दिखता कुछ है नहीं, इसलिए उसके अंदर लोभ, मोह, लालसा पैदा ही नहीं होती। इसका एक बुरा प्रभाव आपकी कुंडली पे ये पड़ता है कि जिस भाव में केतु बैठ जाए, उस भाव से संबंधी प्राप्ति से आपको काटने लगता है। क्योंकि केतु का काम डिटैच करना है, आपको अलग करना है। और हाँ, केतु अवश्य ही मोक्ष का कारक है, क्योंकि डिजायरलेस प्लेनेट है ये। इंसान के अंदर कोई इच्छा बचती ही नहीं है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। स्पिरिचुअली अपग्रेडेड होता है जातक केतु की वजह से। केतु आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयां देता है। केतु सीक्रेट एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करता है। सीआईए, रॉ, मोसाद जैसी संस्थाओं का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो दुनिया की नजरों से छुप के करते हैं, यानी स्पाई का काम करते हैं, जासूस का काम करते हैं, विदेशों में जाके जासूसी करते हैं। ऐसे व्यक्ति केतु से प्रभावित होते हैं। या इसे यूं समझिए कि ये केतु ग्रह का कर्म है, जासूसी, छुप के काम करना, बिना दुनिया की नजरों में आए काम करना। तो केतु के 12 भावों में बैठने से आपको उसका क्या फल मिलता है, उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताया है मैंने। आगे आप उसे सुनिए। तो केतु के बारे में सबसे पहले समझने वाली चीज जो आपके लिए है वो ये है कि अश्विनी केतु का नक्षत्र होता है, मघा केतु का नक्षत्र होता है और मूला केतु का नक्षत्र होता है। यानी केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूला। अंतर अब इसमें क्या है वो देखिए। अश्विनी मेष राशि में यानी मंगल की राशि में है, मघा सिंह राशि में है और यानी सूर्य की राशि में, और मूला जो है सैगिटेरियस धनु राशि में है, गुरु की राशि में। तो आप समझ लीजिए कि अश्विनी, मघा और मूला तीनों के यानी तीनों केतु के नक्षत्र होने के बावजूद इन 3 राशियों की वजह से इन तीनों नक्षत्रों के नेचर में कुछ अंतर आ जाएगा। यानी केतु का अपना जो स्वभाव है, उसके अलावा अश्विनी में मंगल का स्वभाव इंक्लूड होगा, मघा में सूर्य का स्वभाव इंक्लूड होगा और मूला में गुरु का स्वभाव इंक्लूड होगा। और इन सब में आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मूला गुरु का स्वभाव जो ले रही है, मूला नक्षत्र यानी जो धनु राशि में है, ये सबसे ज्यादा सात्विक होता है। और यही केतु आप कह सकते हैं कि मोक्षगामी भी होता है। ये एक एक्सप्लेनेशन थी छोटी सी, पहले ये इसे समझ लीजिए। और एक बात सिंपल सी ज्योतिष लर्नर के लिए कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि तीनों राशियों में अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र की शुरुआत राशि के शुरुआत में ही होती है। मेष में भी 0 डिग्री से 13-20, लियो में भी 0 डिग्री से 13-20 डिग्री तक और धनु में भी 0 डिग्री से 13-20 डिग्री तक केतु का नक्षत्र का वास होता है। केतु राहु की छाया कहा जाता है और केतु राहु में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि केतु राहु का ही अंश है। राहु सर है और केतु जो है धड़ है बिना सर के। राहु और केतु में अंतर ज्यादा नहीं होता, लेकिन महादशा में
दोनों में एक अंतर है कि राहु की महादशा 18 साल होती है, केतु की महादशा 7 साल की होती है। लेकिन गोचर में राहु और केतु दोनों 18 महीने तक ही एक राशि में रहते हैं, यानी ट्रांजिट में दोनों का समय एक है, दशा महादशा में समय अलग है। केतु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है, यानी नैऋत्य दिशा का लॉर्ड इसको कहा जाता है केतु को। कई लोग कहते हैं कि राहु नैऋत्य दिशा का लॉर्ड है, जबकि राहु और केतु दोनों नैऋत्य दिशा के ही लॉर्ड हैं। तो कई लोग यहाँ वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि राहु तो नैऋत्य का है, लेकिन केतु जो है ईशान कोण का लॉर्ड बन जाता है, जबकि ये गलत बात है। क्यों गलत है, चलो एक लाइन में यहाँ भी कह देता हूँ। कई लोग इस मामले में ये तर्क कर देते हैं कि राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं। देखिए, स्थिति के अनुसार अंतर पड़ते हैं। होरा कुंडली में राहु केतु एक ही राशि में होते हैं, एक ही भाव में होते हैं। ठीक है, ये उत्तर था उनको जो ये तर्क करते हैं कि राहु केतु आमने सामने होते हैं। स्थिति के अनुसार उनका वास बनता है। केतु को भी अशुभ और पाप ग्रह ही माना जाता है। मोक्षप्रद इसको इसलिए कहा जाता है, मोक्षप्रद होने की वजह से इसे शुभ भी कहते हैं, लेकिन मोक्षप्रद इसे इसलिए कहा जाता है कि केतु का सर है नहीं, लालच वाली दृष्टि इसके पास है नहीं, इसलिए ये लोभ लालसा वाली दृष्टि ना होने की वजह से मोक्षगामी हो जाता है। पत्रिका में शुभ ग्रहों के साथ हो तो अधिक शुभ फल देता है, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी है एक, जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के फलों में भी केतु कमी कर देता है, और जिस भाव में होता है उस भाव के फलों में भी कमी कर देता है। ये मेरी व्याख्या है और इसे आप आजमा के देख लीजिए। केतु का जो रंग है वो काले धुएं के समान, और केतु तमोग्नि यानी तामसिक गुणों वाला ग्रह कहलाता है। दास वृत्ति वाला होता है, गंदा रहने वाला होता है, मिश्रित वर्ण का होता है, आलसी स्वभाव का होता है केतु। कई लोग इसे स्त्रीलिंग का, कई लोग पुरुष लिंग भी कहते हैं केतु को। कई लोग वायु तत्व का मानते हैं, कई लोग आकाश तत्व का मानते हैं। वस्त्र जो छिद्र युक्त होते हैं, कई रंगों में रंगे हुए जो वस्त्र होते हैं, सतरंगा जिसे कहते हैं, वो केतु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 2 रंगा 3 रंगा या सतरंगा कंबल दान करने को कहते हैं केतु के उपाय के लिए। इसका रस कड़वा स्वाद में। शमशान भूमि केतु का क्रीड़ा स्थल होती है। रात्रि बलि ये कहलाता है। उच्च नीच राशि पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये कंट्रोवर्शियल बात है। कुछ लोग कहते हैं इसकी उच्च नीच राशि है, लेकिन मैं कुछ खास ज्यादा मुतमईन इससे नहीं होता। केतु को भी काल पुरुष का दुख व कष्ट माना जाता है, जिस तरह शनि को काल पुरुष का कष्ट माना जाता है। तंत्र मंत्र में आकर्षित होते हैं केतु के जातक, या केतु का स्वभाव तंत्र मंत्र से संबंधित होता है। और सभी पाप ग्रहों की तरह केतु 3, 6, एकादश में शुभ फल करता है, यानी 3, 6, 11 में जिस तरह सभी पाप ग्रहों का शुभ फल कहा गया है, केतु का भी वही शुभ फल कहा जाता है। केतु को मंगल की तरफ फलदाता कहते हैं। यहाँ आप ये समझें कि मंगल ताजा घाव और केतु जो है सड़ा हुआ घाव, यानी यही ट्रांसफॉर्मेशन है मंगल से केतु की तरफ। इस पे मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, ना तो ये बहुत भयंकर लंबा हो जाएगा। राहु और केतु के स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि केतु राहु का ही एक अंग होने की वजह से आप ये गलतफहमी ना पाल लें कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक ही देह होने की वजह से मूलभूत एक लालच और त्याग वाली प्रवृत्ति जो है केतु में ज्यादा होती है। उसके अलावा बाकी सारे गुण राहु के ही केतु में पाए जाते हैं। इसलिए केतु को बहुत शुभ मानने की जो गलती कर बैठते हैं आप लोग, वो मत किया। केतु स्नायु रोग, चर्म रोग, यहां भी तर्क है। कोई कहेगा बुध चमड़ी का कारक है, तो केतु कैसे चर्म रोग? बुध चमड़ी का कारक है, केतु उसको बिगाड़ देता है। चर्म रोग केतु से आते हैं, बुध से नहीं आते। क्षय रोग गुप्त षड्यंत्र करने वाले होते हैं, यानी केतु गुप्त षड्यंत्रों का कारक कहलाता है। चुगली करने वाला, घाव, सड़ना, लड़ाई झगड़ा, गलत कर्म, पिशाच कर्म, भिक्षावृत्ति, ढीठता, धर्मांधता, अकेले वास करना इत्यादि केतु के अंतर्गत आता है। शत्रुओं से पीड़ा, पेट में जो दर्द होता है, तीव्र दर्द, जिसे डॉक्टर नहीं समझ पाते, आप भी नहीं समझ पाते कि कहां से हो गया, ये केतु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पेट का दर्द केतु को इंडिकेट करता है। यानी केतु खराब है। अगर आपके पेट में दर्द होता है अक्सर असहनीय, तो आप समझ लीजिए ये पीड़ा केतु की वजह से आपको हो रही है।
केतु की उम्र 48 साल कही गई है, यानी 48 साल के बाद केतु अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। हाँ, केतु को ध्वज का कारक कहा गया है, इस वजह से भी केतु को शुभ कहते हैं। और केतु, फिर वही बात कहूंगा, दृष्टि ना होने की वजह से स्वाभाविक कुछ शुभता इसके अंदर आ जाती है, यानी गलत चीजें देख नहीं पाता, गलत चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इस वजह से केतु शुभ हो जाता है। केतु अगर खराब है तो स्नायु रोग, कोढ़, मानसिक कष्ट, उच्च पद से अचानक नीचे गिर जाना, डिमोशन हो जाना, भूत प्रेत बाधा, सिर में चोट लगना, पागलपन और दीर्घ काल तक कोई रोग का ठीक ना होना, किसी भी रोग का डॉक्टर की समझ में ना आना। आपको अक्सर देखा होगा, आपने सुना होगा कि सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया क्या हुआ है, तो समझ लीजिए केतु परेशान कर रहा है। ऐसा केतु की वजह से होता है। जिस ग्रह के साथ केतु बैठा हो, ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि चौगुनी वृद्धि करता है केतु उस ग्रह के फलों में। मैं इससे सहमत नहीं हूं, उस ग्रह के फलों में ह्रास कर देता है केतु। वाणी के कारक, यानी वाणी जो बुध, केतु अगर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी गड़बड़ा जाती है। बुध के साथ केतु वाणी को डिस्टर्ब कर देता है, स्टैमरिंग का रोग भी दे देता है, कभी कभी गलत शब्द ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकल जाते हैं, बढ़ोतरी नहीं करता। मैं सहमत नहीं हूं इससे, ये मेरा अपना अनुभव है। चलिए अब नजर मारते हैं हम कि केतु किस भाव में बैठ के क्या फल देगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि केतु के प्रभाव वाला जातक थोड़ा डरपोक किस्म का होता है और चंचल और गलत कर्मों में लिप्त रहने वाला होता है और मूर्ख भी होता है। अक्सर ये किसी न किसी चिंता या दुश्चिंता में फंसा रहता है, स्त्री को कष्ट देता है। राहु और केतु के फल अक्सर लोग अलग अलग समझते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 80% केतु के फल भी राहु जैसे ही होते हैं, 20% फल सिर्फ दृष्टि की वजह से अंतर आ जाता है और केतु की दृष्टि नहीं होती। ये बात आप समझ लीजिए, केतु की दृष्टि नहीं हो सकती। जिसका शरीर नहीं है उसकी दृष्टि का कोई मायने नहीं होता है। दूसरी बात यह है, इसलिए मायने नहीं होता है कि राहु और केतु की कोई अपनी कोई इंडिविजुअल बॉडी भी नहीं है ग्रहों के हिसाब से। हाँ, पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार उनकी देह थी, वो दो टुकड़े हुए, वो अलग बात है, लेकिन ग्रह के हिसाब से इनकी इंडिविजुअल बॉडी नहीं है। इसलिए मंगल की तरह केतु फल देता है और शनि की तरह राहु फल देता है। प्रथम भाव में अगर केतु हो तो जातक चंचल व डरपोक प्रवृत्ति का होता है, गलत कामों में लिप्त होने वाला होता है, मूर्खता पूर्ण हरकतें करता है, दिशाहीनता का शिकार होता है। वृश्चिक राशि में हो केतु इस भाव में तो कुछ अच्छे फल की आशा आप कर सकते हैं। सिंह राशि अगर प्रथम भाव में हो, धनु राशि प्रथम भाव में हो तो कुछ अच्छे फल की आशा आप कर सकते हैं। मकर या कुंभ राशि में धन संपत्ति के मामले में कुछ शुभ फल की आशा आप कर सकते हैं। लेकिन एक अकाट्य फल मैं आपको बता रहा हूं केतु का, जिसे आप गांठ बांध कर रख लीजिए। केतु प्रथम भाव में सर पे चोट जरूर देता है। भले ही आपकी उम्र 40 हो गई या 50 हो गई, मेरी बात काट के अभी कूद के आप कहेंगे नहीं लगी, तो आने वाले समय में लगेगी आपके सर पे चोट। ये अकाट्य है, ये नहीं बदल सकता। मैं बोल रहा हूं, अजमा के देख लीजिए। हजारों कुंडलियों को मैं देखकर अजमा के बोल रहा हूं। सर पे चोट का निशान अक्सर होता है और केतु पर अगर पाप प्रभाव हो तो जातक के अंदर बुराइयों का लक्षण कुछ ज्यादा हो जाता है। शुभ प्रभाव हो, बृहस्पति की दृष्टि हो तो बुरे फलों में कुछ कमी हो जाती है। मामा पक्ष के लिए प्रथम भाव का केतु अच्छा नहीं होता। चलिए द्वितीय भाव का केतु क्या फल देता है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। द्वितीय भाव का केतु भी डरपोक, मुंह में रोग, स्किन रोग, होठों के ऊपर रोग, होठों के ऊपर नीचे घाव हो जाने जैसी स्थिति केतु की वजह से बनती है। दूसरों का विरोध करता है, गलत शब्द मुंह से निकालता है, बोलने वाली जगह पे बोलता नहीं है, जहां नहीं बोलना है वहां बोल बैठता है, कटु बोलने वाला होता है, पापी स्वभाव वाला होता है, नीच संगति तथा बिना मतलब का खर्च करने वाला होता है। स्त्री सुख अल्प मात्रा में मिलता है, यानी स्त्री सुख में कमी आ जाती है। भाग्यहीनता का शिकार भी होता है। केतु यदि इस भाव में
मेष, मिथुन, कन्या अथवा धनु राशि में हो तो जातक मीठा बोलने वाला और सोच समझकर और चालाकी से बोलने वाला हो सकता है। वो भी अपने मतलब के लिए मीठा वो बोलेगा, लेकिन इन राशियों में केतु फिर भी कुछ शुभ फल कर देगा। हाँ, द्वितीय के केतु पे अगर पाप प्रभाव है तो जातक का जीवन बहुत दुश्वार होता है, यानी मुश्किल वाला होता है। तृतीय भाव में केतु पाप ग्रहों का 3, 6, 11 में अच्छा फल होता है, तो तृतीय भाव का केतु आप अच्छा कह सकते हैं। तृतीय भाव में केतु जातक को थोड़ा चंचल, कम्युनिकेशन में सफलता देने वाला, बेमकसद की बातें करने वाला भी होता है। भूत प्रेत को पूजा इत्यादि के तंत्र मंत्र के माध्यम से वश में करने की सोचता है, तंत्र मंत्र के काम में चला भी जाता है, भ्रमणशील होता है, कला प्रेमी होता है। दाहिने कान में तकलीफ हो सकती है, ऐसे जातक को हाथों में दर्द की शिकायत हो सकती है, कंधों से नीचे, जोड़ों के पास, सामने के हाथों में दर्द की शिकायत होती है। लेकिन शत्रुओं पे भारी होता है। लोगों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद भी ऐसे जातक करते हैं, लेकिन जातक सुखी होता है, सुख भोगता है अपने जीवन में। परिवार की चिंता से थोड़ा चिंतित रहता है और परिवार में झगड़े की वजह से जातक का मन अशांत रहता है। अग्नि तत्व की राशियां जो है मेष, सिंह, धनु अगर तृतीय भाव में हो तो जातक को बहरापन और हृदय रोग जैसी स्थिति दे सकता है। धनु अथवा मीन राशि में अगर तृतीय भाव में केतु हो तो जातक को अध्यात्म में दिलचस्पी होती है। और तृतीय में मिथुन राशि हो अगर, यानी केतु यहाँ मिथुन राशि का, जैसा कि ये मेष लग्न के अनुसार मैंने स्थिति बनाई हुई है, तो अच्छा खान पान और कम्युनिकेशन के कामों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है जातक। चतुर्थ भाव का केतु अशुभ फलदायी होता है। जमीन जायदाद के मामले में जातक को अक्सर असफलताएं मिलती है और अपना मकान बनाने में भी जान निकल जाती है जातक की। जातक चंचल और बेकार की बातें करने वाला हो सकता है, दूसरों के कामों में मीन मेख निकालता है और दूसरों को डिमोरलाइज करता है, यानी दूसरे का दिल तोड़ने वाला होता है, उनकी बाधाओं का कारण बनता है। माता के लिए कष्टकारक होता है ये जातक, और घर में जब तक रहता है घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है। चौथे भाव का केतु घर में वास नहीं करने देता जातक को शांति से। ऐसा जातक घुमक्कड़ हो जाता है, घर के बाहर रहता है, एक स्थान पे ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हानि इस जातक को हो सकती है। पंचम का केतु जातक को षड्यंत्रकारी प्लान बनाने वाला बनाता है, गंदे विचार, दुष्ट बुद्धि वाला होता है, अनैतिक गुप्त कार्यों में लीन होता है, सेक्सुअल एनकाउंटर भी गलत तरीके से करता है, कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि अवैध संबंधों की तरफ झुकाव होता है। आप ये कह सकते हैं कि अवैध संबंधों की तरफ झुकाव होता है जातक का। गुप्त विद्या, हिप्नोटिज्म, मनोविज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाला, संतान कम, कन्या संतान ज्यादा होती है, पुत्र संतान जल्दी नहीं होती, पुत्र संतान की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अगर होती भी है तो जातक को तकलीफ देता है ऐसा पुत्र। भाइयों से विवाद चलता है, पेट दर्द की वजह से समस्या झेलनी पड़ती है, ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है। पंचम भाव में अगर सिंह राशि हो, मिथुन राशि हो, धनु राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो तो जातक ऐश्वर्यशाली होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित करने वाला होता है, और जो काम दूसरे नहीं कर पाते ऐसा जातक अपने वाणी के प्रभाव से वो काम करवा लेने में सक्षम होता है। बुध और गुरु का प्रभाव अगर इस केतु पे आ जाए तो ऐसा जातक उपदेश या प्रवचन देने वाला होता है। छठे भाव का केतु सुखदायी होता है, जातक विद्वान होता है, उदार हृदय होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, शत्रुओं का काल होता है, वात रोगी हो सकता है और ऊपरी हवाओं से परेशानी अनुभव करने वाला जातक हो सकता है। जातक विद्वान होता है, ऐसा व्यक्ति मामा मौसी के पक्ष से अपमानित
होता है और कुछ झगड़ालू स्वभाव जातक के अंदर आ जाता है। जातक कर्म स्थान में अगर नौकरी में हो तो उच्च पद प्राप्ति होती है उसको। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहता है अगर पेट दर्द की शिकायत को अगर आप किनारे लगा दें, और ज्यादा देर तक अस्वस्थ ऐसे जातक नहीं रहते। सप्तम का केतु शुभ फल देने वाला लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी देने वाला होता है। वृश्चिक राशि में कुछ शुभ फल फिर भी मिल जाते हैं, यानी सप्तम भाव में अगर वृश्चिक राशि हो, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दुखी, कड़ा बोलने वाला, काम प्रवृत्ति गलत होती है यानी कामी प्रवृत्ति का होता है। जीवन साथी जो मिलता है वो भी अवैध संबंधों में लिप्त रहता है या रह सकता है। ऐसा जातक जहां भी जाए उसे इस बात की चिंता रहती है कि वो वहां से लौट भी पाएगा कि नहीं, यानी आशंकित रहता है, बिना मतलब के भी अपने आने वाले बुरे समय के प्रति अक्सर वो आशंका व्यक्त करता रहता है। आर्थिक नुकसान का योग बनाता है सप्तम का केतु। पानी से दूर रहना चाहिए आपको, गहरे पानी से, क्योंकि पानी से आपको नुकसान है। यानी रेस्टोरेंट होटल अगर करते हैं आप, केतु सप्तम में है और केतु की महादशा चल रही है, तो फिर आपके लिए लाभजनक स्थिति नहीं बनती। विवाहित जीवन में आपको सावधान रहना जरूरी है, तर्क वितर्क से आपको बचना जरूरी है, अवैध संबंधों से खास करके आपको बचना जरूरी है, नहीं तो आपका डिवोर्स, तलाक, अलगाव हो जाएगा। और सप्तम का केतु वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से भी सेपरेशन का कारक बनता है, यानी तलाक होने का यह भी एक कारण हो जाता है। अष्टम का केतु जातक को चालाक, पाप बुद्धि वाला, अपने से विपरीत लिंग के प्रति ईर्ष्या रखने वाला, गलत लोगों के साथ उठ बैठ करने वाला, या ऐसे लोगों के साथ जो नीच कर्म में लिप्त हैं उनके साथ खुशी अनुभव करने वाला होता है। मन से गंदा होता है ऐसा व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति मुझे ये तोहमत ना लगाए कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, तो देखिए सिर्फ केतु के फल बताए जा रहे हैं। इस पे अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी या केतु इस भाव में बैठा हुआ अगर बृहस्पति के नक्षत्र में चला जाएगा तो फलों में अंतर आ जाता है। ठीक है, ज्योतिष का फलादेश जो है 9 ग्रहों की ब्लेंडिंग्स पे डिपेंड करता है। जब एक ग्रह के बारे में बताया जाता है तो सिर्फ उस घर का या उस ग्रह का इंडिविजुअल फल बताया जाता है। हर बात को अपने ऊपर मत खींच लिया कीजिए आप लोग। गुप्त रोग से ग्रसित हो सकता है ऐसा जातक, गलत संबंध रखने की वजह से, गलत जगह जाने की वजह से गुप्त रोग ऐसा जातक अपने शरीर में जोड़ लेता है। ऐसे जातक को बवासीर जैसी बीमारियों से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। केतु अष्टम में हो तो ऑपरेशन कराने की नौबत भी अक्सर आ जाती है। वाहन दुर्घटना, बड़े वाहन से दुर्घटना का शिकार जातक होता है। आत्मघाती वृत्ति का होता है अष्टम का केतु वाला जातक। कमजोर दिल का होता है, जल्दी ही हार मान लेता है। खास करके अगर केतु का चंद्रमा से कोई योग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति स्वपीड़क होते हैं, यानी खुद का हाथ पैर जला के काट के, आपने देखा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी बाजू काट के लिख देते हैं। तो ये केतु अष्टम का भी प्रभाव कह सकते हैं आप। किनारे यानी नदी के दूसरे किनारे अक्सर घास ज्यादा नजर आती है, सभी को नजर आती है, आपको कुछ ज्यादा नजर आएगी अष्टम केतु वाले को। इसलिए अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना आपको सीखना बहुत जरूरी है। धन आप किसी को ना दें, अष्टम में केतु है तो आप अगर किसी को धन देंगे तो वो फिर पैसा आपको वापस नहीं करेगा। अगर वापस करेगा भी तो ऐसे करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कब वापस आ गया, किसी काम आपको नहीं लगेगा। केतु अगर यहाँ तुला राशि का या वृषभ राशि का है तो पुत्र संतान की प्राप्ति या धन की प्राप्ति का योग बनाती है। केतु यदि अष्टम भाव में मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक राशि में है तो धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अष्टम भाव में नॉर्मली बुरे फल ज्यादा इंडिकेट करते हैं। नवम भाव का केतु आप सोचेंगे कि ऐसा जातक बहुत धार्मिक होगा, लेकिन नहीं, धर्म से कट जाता है ऐसा जातक। सुख प्राप्ति वो करना चाहता है लेकिन धर्म में रुचि दूसरों को दिखाने के लिए करता है, लेकिन दिल से नहीं रखता। तीर्थ यात्रा पे हालांकि ऐसा जातक जाता आता रहता है, खुद को तांत्रिक भी घोषित कर देता है। दूसरों की बुराइयां करते रहने की आदत होती है ऐसे जातक की। 10 जगह घूमेंगे, 10 जगह की बुराइयां बाकी के 10 जगहों पे करेंगे।
इसलिए समाज में अपयश अपमान इनकी किस्मत में जुड़ता है। दान धर्म ये लोग दिल से भी करते हैं तो लोग उनको गलत या ढोंगी समझते हैं ऐसे जातक को, और कुछ काम बेमकसद के करते हैं जिनका कोई एम नहीं होता है। एमलेस कामों में समय नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की बातों में ध्यान देना, गलत लोगों की संगति में, नशा करने वाले लोगों के साथ उठ बैठना, ये सब चीजें नवम का केतु आपको दे देता है। जुआ सट्टा खेलने से आपको बचना चाहिए। एक्चुअली पिता के लिए नवम का केतु अच्छा नहीं होता। संतान की चिंता बहुत करते हैं ऐसे जातक, लेकिन संतान अक्सर इनको होती नहीं है, होती है तो रहती नहीं है, रहती है तो साथ नहीं रहती। संतान के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, और संतान होने के बाद अपनी अवनति या अपनी बुरी स्थिति के लिए संतान को दोष देने लगते हैं, जो कि कभी सही और कभी गलत दोनों बातें होती हैं। भाइयों के साथ क्लेश झगड़ा होता है, और भाग्योदय अक्सर गलत कामों से होता नजर आता है, लेकिन अंतपंत उनका फल अच्छा नहीं होता। शुभ प्रभाव में अगर केतु हो तो कुछ अच्छे फल जरूर मिलते हैं, और नवम में बैठे होने की वजह से भाग्येश का कुछ लाभ मिल जाता है, जिसकी वजह से जातक को धन प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति भी हो सकती है। दशम भाव का केतु आपको भाग्यहीन बनाता है। पिता के साथ क्लेश, पिता के साथ मनोमालिन्य, विरोधियों की बढ़ोतरी और व्यर्थ के काम में अपना समय नष्ट करने वाला कम अकल जातक भी आप इसे कह सकते हैं। बार बार अपना कर्म बदलता है, कर्म में स्थायित्व नहीं आता। केतु दशम में होने की वजह से कर्म जीवन अस्थायी हो जाता है। अक्सर बहुत से काम, बहुत से व्यवसाय ऐसा जातक बदलता है अपने जीवन में, और जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि में अगर यहाँ दशम में केतु हो तो जातक अपने दुश्मनों पे भारी पड़ता है, साहसी होता है जातक। धनु व मीन राशि में अगर दशम भाव में हो तो जातक को यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यानी गुरु की राशि का संबंध अगर बनता है केतु के साथ, तो आप 1 से लेकर 12 भावों में सोच सकते हैं कि केतु के बुरे फलों में कुछ कमी आ जाती है। यानी 1 से लेकर 12 भावों में, जहां भी, जिस भाव में भी मैंने केतु का बुरा फल कहा है, वहां अगर धनु और मीन राशि है तो आप वहां मान लीजिए कि केतु के बुरे प्रभावों में कुछ कमी आ जाएगी। संपूर्ण कमी नहीं आएगी, ये मत सोच लीजिएगा कि पूरा अच्छा हो जाएगा केतु। हाँ, जातक बुद्धिमान होता है और तर्क वितर्क या कुतर्क भी करता रहता है। एकादश भाव का केतु हालांकि धन संबंधी मामले के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान नहीं होता, अपने किए कामों से नुकसान उठाता है। केतु अगर यहाँ शुक्र द्वारा देखा जाता हो या वृषभ तुला राशि में हो तो बुद्धिमान और परोपकारी और यशस्वी और धन प्राप्ति करने वाला होता है। लेकिन केतु यहाँ एकादश में संतान संबंधी समस्या देता है, संतान हानि जैसा योग भी बनाता है। वाणी जातक की मधुर होती है, दूसरों को दिखाने के लिए अपना पहनावा अच्छा, गाड़ी कीमती, सेंट कीमती, यानी दिखावा पसंद होता है। सम्मान प्राप्ति भी होती है जातक को। बुध के प्रभाव में हो तो बिजनेस में लाभ प्राप्त करता है। द्वादश भाव का केतु मोक्ष कारक केतु कहलाता है, लेकिन धनु और मीन और बृहस्पति के संयोग में ना हो तो फिर आप मोक्ष कारक वाली बात को भूल ही जाइए। इस भाव का केतु जातक को चतुर्बुद्धि, धूर्त वृत्ति वाला, तंत्र मंत्र जैसी विद्या, तांत्रिक कर्मों में व्यस्त हो सकता है। अलौकिक शक्तियों को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली इसके पास कोई शक्ति वक्ति होती नहीं है। लेकिन द्वादश केतु के कुछ फल इस तरह के लिखे हुए हैं कि जो साधारण व्यक्ति भी द्वादश केतु के फल को जानते हैं, वो द्वादश केतु वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा तांत्रिक समझ बैठते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक प्रकार की, लोगों को ठगते हैं ये। आप मोक्ष कारक कहते हैं, मैं कह रहा हूं द्वादश का केतु वाला जातक लोगों को ठगता है, धोखा देता है, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है और जबरदस्ती अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करता है। ढोंग करके दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, किसी को भूत प्रेत से संबंधित समस्या है तो उनको हम निजात दिला देंगे कहकर उसका पैसा हड़प लेना इत्यादि, द्वादश का केतु वाला जातक ऐसा काम करता है। इस पे शुभ दृष्टियां हो तो इन फलों में कमी आती है। ऐसे जातक द्वादश केतु वाले दिखाते हैं कि उनके पास बहुत शक्ति है,
और रहन सहन भी काफी राजसिक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको उतना ज्ञान होता नहीं है। लेकिन मांगलिक कार्य करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो मरा मरा कहते हुए राम राम जपने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अंततो गत्वा द्वादश का केतु जातक को कुछ शुभ फल दे देता है, शुभ फलदायी हो जाता है कर्मों की वजह से। द्वादश में अगर केतु है तो तंत्र मंत्र की सहायता से लोगों की मदद करने का, या गलत झूठ बोलकर मदद करने के नाम पे पैसा ना ऐठे, नहीं तो ऐसे जातकों का अंत अच्छा नहीं होता। गुप्त अंगों में पीड़ा, नेत्रों में रोग और कई तरह की बीमारियों के साथ जीवन का अंत होता है। तो आपने सुना 1 से लेकर 12 भावों में केतु की प्लेसमेंट का फल, और एक संशय जो दिमाग में आपके रहता है अक्सर कि केतु बुरा फल करेगा कि अच्छा फल करेगा, ये मैं एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं कि केतु के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो वो शुभ फल करेगा, स्पिरिचुअली रीच करेगा आपको, आपकी आध्यात्मिक स्थिति यानी आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर जाएगा। और केतु पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे वो शुक्र की दृष्टि हो, तो भी केतु शुभ फल करता है। अब केतु पे अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो फिर केतु बुरा फल करने लगता है। अक्सर स्पिरिचुअलिटी की दुहाई देकर द्वादश और अष्टम के केतु को अच्छा बताने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द्वादश का केतु किन्हीं मायनों में अच्छा जरूर है, मोक्ष के मामले में अच्छा जरूर है, क्योंकि मोक्ष आपको तब मिलता है जब आप प्लेजर से दूर होते हैं, प्लेजर को जाने देते हैं अपनी जिंदगी से, एक शून्य अवस्था में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और अष्टम का केतु जो है वो थोड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि अष्टम का केतु आपके जेनिटल ऑर्गन पे बुरा प्रभाव डालता है, और जेनिटल ऑर्गन पे बुरा प्रभाव डालने के बहुत से मतलब यहाँ निकलते हैं। जातक इंपोर्टेंट हो सकता है, जातक के जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, यहां तक कि दूरगामी रोग जिसमें कैंसर भी आता है उसमें भी आप फंस सकते हैं। हालांकि केतु अकेला कैंसर का अधिकारी नहीं है, कैंसर के लिए शनि का योग होना जरूरी होता है, कर्क राशि का होना जरूरी होता है, यानी कर्क राशि शनि अष्टम भाव का योग बहुत जरूरी होता है कैंसर जैसी बीमारी के लिए। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।